हमारे पदाधिकारीगण, कांग्रेस के सभी हमारे विभिन्न सेवा दल, एनएसयूआई, युवक कांग्रेस, सभी हमारे मोर्चा संगठनों के भी सभी पदाधिकारीगण, आज यहाँ हम सब आदरणीय शैलजा जी के नेतृत्व में, प्रदेश कांग्रेस कमेटी जी के अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आज राजभवन घेराव का यह आयोजन हमारे कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर यहां आयोजित हुआ है। और यहां पर हमारे सभी कांग्रेस जन जो उत्साह के साथ में पूरे प्रदेश भर से सब पदाधिकारीगण यहां पर आज एकत्रित हुए हैं। आज हमारे देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनने के बाद में, नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में केंद्र की सरकार बनने के बाद से लगातार जिस तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, जिस तरह से प्रजातांत्रिक मूल्यों को गला घोंटा जा रहा है, आज उसके विरोध में आज अभी हम सब लोग इन धरने पर यहां पर एकत्रित हुए हैं। ये देख रहे हैं हम लोग लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार आज दमनकारी नीति में लगी हुई है। आज उन्हें जो देश की जो मौलिक समस्याएं हैं, देश की जनता की जो मौलिक तकलीफ है, उसमें ध्यान न देकर लोगों का ध्यान हटाने के लिए धर्म, जाति, मजहब का आज जिस तरह के आड़ में राजनीति कर रहे हैं, आज महंगाइयां बढ़ रही है मनमाने बड़े पैमाने पर, अराजकता बढ़ रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, और आज ईडी और सरकारी हमारे जितने भी सीबीआई, अन्य जितनी एजेंसी है, उनका दुरुपयोग करते हुए एक पूरा प्रदेश में जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, जहां भी भारतीय जनता पार्टी की समर्थित सरकारें नहीं है, वहां पर द्वेष की भावना से आज लगातार ये लोग ईडी या सीबीआई या अन्य माध्यमों से आज दबाव डालने की राजनीति करके प्रजातांत्रिक मूल्यों का ह्रास कर रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी पूरी तरह से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान में इसका पुरजोर विरोध किया है। जिस तरह के मीडिया का भी इन लोगों ने दुरुपयोग किया है, मीडिया अपने हाथ में पूरी तरह से कब्जा में करने की कोशिश की है, लोकतांत्रिक मूल्यों का जिस तरह से ह्रास हो रहा है, इन तमाम सारे मुद्दों पर आज विरोध करने के लिए यहां हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। क्योंकि हमारे सब बड़े नेतागण यहां पर उपस्थित है, मैं अधिक और कुछ नहीं कहूंगा। हम सब लोग ये लड़ाई के लिए हम लोग तैयार रहे। जिस तरह से ये प्रजातांत्रिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, नरेंद्र मोदी के द्वारा जिस तरह से लोकतंत्र को समाप्त किया जा रहा है, उसका पुरजोर विरोध करने के लिए हम सब कांग्रेस के जन इसी तरह से लड़ाई लड़ते रहेंगे। इन्हीं सादर भावनाओं के सहित अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद भैया। हमारे बीच में आदरणीय छाया वर्मा जी भी उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पर स्थान ग्रहण करें, और अगले वक्ता के रूप में मैं हमारे युवा ऊर्जावान महापौर निर्मल कोसरे जी को से निवेदन करूंगा कि संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दें। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रभारी दीदी शैलजा जी, सम्मान्य हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, आदरणीय चंदन यादव जी, आदरणीय मंच उपस्थित हमारे कांग्रेस के साथियों, आज देश किस कदर में जा रहा है मोदी जी के राज में आप देख रहे हैं। एक तरफ जो अंग्रेज शासन किया करता था हिंदुस्तान की धरती में, आज दूसरा हिटलर राज कर रहा है भारत की इस धरती पर। एक और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और हमारे किसान के बेटों को, गिरीश देवांगन, राम गोपाल जैसे शख्सियत को जो किसानी करते हैं, ईडी के माध्यम से डराने और धमकाने का काम कर रहा है। और दूसरी ओर हजारों करोड़ रुपया लेकर देश से जाने वाले हमारे अंबानी, हमारे अदानी, कहां गए नीरज मोदी, कहां गए मेहुल चौकसी। नरेंद्र मोदी जी, यदि आप में हिम्मत है तो अडानी को ईडी के कटघरे में खड़ा करके दिखाइए। मोदी जी, आप में हिम्मत है तो अंबानी जी को
अपने कटघरे में खड़ा करके दिखाइए। ये छत्तीसगढ़ की धरती है, किसानों की धरती है। यहाँ के अन्नदाता धान उगाने का काम करते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री किसान का बेटा है। आपके किसी भी हुकूमत से, हमारे ये कांग्रेस के साथी उन अंग्रेजों से नहीं डरे। हम तो उनके पूर्वज हैं। महात्मा गांधी जी के हम पूर्वज हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पूर्वज हैं। आपके ईडी, आपके आईबी, आपके एलआईबी, इनसे डरने वाले हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है। मोदी जी, जब जब जुल्म करोगे, जब जब अत्याचार करोगे, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता आज तो राजभवन घेराव कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब हम प्रधानमंत्री के निवास को भी घेरेंगे और संसद को भी घेरेंगे। ये छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के कार्यकर्ता है। ये महात्मा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे जी के पार्टी के लोग हैं। हम डरने वाले नहीं है साथियों। इतना कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद निर्मल भाई। मैं बहुत ही सम्मान के साथ हमारे बीच उपस्थित प्रदेश के प्रभारी सचिव आदरणीय चंदन यादव जी से निवेदन करूंगा कि हम लोगों को मार्गदर्शन दें। आज इस धरना पे हमारे बीच हम सबकी नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय कुमारी शैलजा जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष मोहन मरकाम जी, हमारे सहयोगी साथी विजय जी, पूर्व छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय धनेन्द्र साहू जी, अमितेश शुक्ला जी, गिरीश जी, चुन्नीलाल साहू जी, अरविंद सिसोदिया जी, कन्हैया अग्रवाल जी, राजेंद्र तिवारी जी, शुक्ला जी, चंद्रशेखर जी, रवि घोष जी, यहाँ पर बैठे सभी, छाया दीदी, सभी यहाँ पर हमारे बैठे सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, जिला कांग्रेस के कमेटी के हमारे सम्मानित अध्यक्ष गिरीश जी और उदय वर्मा जी, हमारे प्रभारी राजेंद्र जी, प्रतिमा दीदी जी, यहाँ पर आए सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के साथियों और मीडिया के दोस्तों, आज यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं उन सवालों का उत्तर लेने के लिए जो आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पूछा था कि बताइए कि आपका अडानी के साथ रिश्ता क्या कहलाता है। और यह सवाल पिछले कई वर्षों से हमारे नेता सदन से लेकर सड़क तक इन दो पूंजीपति प्रधानमंत्री के दो पूंजीपति मित्रों के बारे में लगातार यह आशंका जताते रहते थे कि देश का पूरा संसाधन क्यों इन दो पूंजीपतियों के बीच बंटता जा रहा है। अडानी जी के पास पूरा खदान, स्टेशन, बंदरगाह, एयरपोर्ट, इन सभी, और एक उद्योगपति मित्र के पास पूरा संचार, पूरा पेट्रोल, यानी ये क्या दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने जा रहे हैं कि देश की पूरी संपत्ति जिसको कांग्रेस पार्टी ने इस देश के आशीर्वाद से हमारे दादा परदादाओं ने इतनी बड़ी देश की संपत्ति विकास के लिए जो कायम किया, आज गद्दी पर बैठे दो व्यक्ति उसको बेच रहा है और उसके दो पूंजीपति मित्र उसको खरीद रहे हैं। यही सवाल जब राहुल गांधी उठाते हैं, यही सवाल जब संसद में पूछते हैं तो उनको गालियां मिलती है, उनको बेबुनियाद उन पर मनगढ़ंत कहानियां करते हैं। अरे राहुल गांधी, भारत में लोकतंत्र को बचाने हेतु देश में गोदी पूंजीवाद के खिलाफ
विकेंद्रीकरण के लिए कि वो जानते हैं कि देश तभी मजबूत होगा जब आर्थिक व्यवस्था, देश की पूंजी किसी कुछ व्यक्तियों के हाथ में नहीं, बल्कि देश के छोटे व्यापारी से लेकर सभी में ये होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। और ये पूरा जो अडानी जी का गुब्बारा है कि पिछले 8 साल में एक व्यक्ति 600वें स्थान से देश के पूरे विश्व के दूसरे नंबर के अमीर व्यक्ति कैसे बन गए, तो वो रास्ता, वो गुब्बारा फट गया है कि किस तरह इन्होंने भारतीय कंपनियों से, LIC और SBI के माध्यम से हम सबके पसीनों की कमाई, किसान, मजदूर, व्यापारी, युवा वर्ग की मेहनत की कमाई का पैसा वो अडानी को बिजनेस करने के लिए, उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए गैर कानूनी तरीके से वो अडानी के कंपनियों को दे रहा है। यही सवाल के लिए पूरा संसद में भारतीय जनता पार्टी चुप है और पहली बार देश के इतिहास में हो रहा होगा कि एक पूंजीपति मित्र के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी उसको अपना सदस्य मानकर उसको डिफेंड कर रहा है। तो आइए साथियों, ये आज जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने इस मुद्दे के लिए सड़क पर एक चरणबद्ध तरीके से ऐलान किया है कि प्रखंड से, जिले से लेकर आज जो हम लोग राजभवन मार्च करेंगे, इस उम्मीद के साथ और इस संघर्ष के साथ कि देश में जो आर्थिक व्यवस्था, नीति और नियत के कारण, प्रधानमंत्री मोदी जी के आर्थिक व्यवस्था के कारण आज देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, केंद्रीकरण हो रहा है, इसके खिलाफ आम आदमी गरीब हो रहा है, पछता रहा है। सभी चौतरफा जो एक माहौल बना हुआ है गरीबी का, एक नफरत का, इन सबों का जड़ यही मोदी जी की नीति और नियत है। साथियों, तो आप लोगों से उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ के साथी जिस तरह से लगातार निरंतर आप लोग आंदोलन करते रहे हैं, हम लोग केंद्र सरकार और राहुल जी की आवाज को गति और गहरी करने हेतु हम लोग सब आज राजभवन मार्च करेंगे और आप लोग मेरे साथ नारा लगाएंगे। हम कुछ भी बोलेंगे तो बोलिएगा जीतेंगे। अरे महंगाई से, छत्तीसगढ़ की आवाज और बुलंद होने चाहिए। अरे महंगाई से, अरे बेरोजगारी से, अरे CBI से, अरे ED से, अरे तुम जेल में डालो, तुम लाठी मारो, अरे CBI से, अरे गोदी पूंजीवाद से, अरे बेरोजगारी से, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे। जय हिंद, जय जोहर। धन्यवाद चंदन भैया। और सब एक साथ नारे लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, भूपेश बघेल जिंदाबाद, शैलजा दीदी जिंदाबाद, मोहन मरकाम जिंदाबाद, कांग्रेस के कार्यकर्ता जिंदाबाद। मैं बहुत ही सम्मान के साथ हमारे बीच में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी से निवेदन करूंगा। मैं हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वो हम लोगों को संबोधित करें। पुरौनी के रूप में बुलाया है, क्यों गिरीश? अच्छा ठीक। ऐसा है भाई, हम सब की नेता और जिनके जाजल्वमान व्यक्तित्व को हम देख रहे हैं, आदरणीय शैलजा जी यहाँ तशरीफ फरमा हैं।
बाबा भी आ गए हैं, हमारे टीएस सिंहदेव जी भी। भाई थोड़ा, हाँ, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई मोहन मरकाम जी, आदरणीय टीएस सिंहदेव जी, और मंच पे इतने सारे लोग बैठे हैं कि सबका नाम लूंगा और किसी एक का नाम छूट गया। यहां से लेकर के वहां तक मैं नाम देख रहा हूं दिग्गजों के, एक का नाम छूट गया तो बिला वजह रुसवाई होगी। इसलिए शैलजा जी का नाम, जैसे सूर्य का स्मरण करने के बाद बाकी नक्षत्रों का स्मरण करने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ महिषासुर मर्दिनी बैठी हुई हैं जो तामसी शक्तियों का नाश करने के लिए महाशक्ति की ओर से भेजी गई हैं। तो शैलजा जी का स्मरण करते हुए बाकी सभी लोगों के नाम न लेने की क्षमा याचना करते हुए, अभी आप लोगों ने चंदन भाई के भाषण की खुशबू को महसूस किया होगा और भी हमारे तमाम साथियों ने कहा, अगर अडानी जी के बारे में बोले तो वो तो हनुमान जी की पूंछ की तरह इतनी लंबी गाथा है कि बताते बताते 1.5-2 घंटा लगेंगे। ऐसे ऐसे कारनामे इन 7 साल के कार्यकाल में हुए हैं कि जिसको पूछिए मत। मैं 1-2 बातें जो सामान्य रूप से छूट जाया करती वो बताना चाहता हूं आप लोगों को। मैं देख रहा था किसने कितना भाषण दिया और कौन सी बात छूट गई। आपको मालूम है कि जब ये दुर्गति हुई हिंडनबर्ग के पहले अडानी की, तो उस समय उसकी पूरी संपत्ति थी लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपए, और ये 12.5 लाख करोड़ रुपए का जो इजाफा हुआ, जो इतनी अपार धन संपत्ति उन्होंने प्राप्त की, वो मोदी जी के कार्यकाल में प्राप्त किया। मगर उस 12.5 लाख संपत्ति के मालिक रोजगार कितने लोगों को देते थे मालूम है आपको? उनके ऑफिशियल वेबसाइट, उससे बता रहा हूं मैं, और ये प्रमाणित है। कांग्रेस के मंच से जो बात बोली जाती है वो गरिमा वाली बात होती है, हल्के स्तर की बात यहां नहीं परोसी जाती है। मात्र 23,000 लोगों को वो नौकरी देते थे। आप बोलेंगे 23,000 तो बड़ी संख्या है, मगर 12.5 लाख, जिसमें नंबर 2 पोजीशन पूरे विश्व में पूंजीपतियों में थी और हिंदुस्तान में नंबर 1 थे वो। और बाकी लोगों से तुलना करो तो टाटा 9 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है, टाटा ग्रुप। दूसरे नंबर पर है इंफोसिस ग्रुप जो 3 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देता है। तीसरे नंबर पर है मुकेश अंबानी का ग्रुप जो 2,36,000 लोगों को रोजगार देता है। चौथे नंबर पर अजीम प्रेम जी का जो 2,31,000 लोगों को रोजगार देते हैं। और आदरणीय अंबानी जी जो पूरी दुनिया में दूसरे नंबर के अमीर आदमी थे, वो मात्र 23,000 लोगों को रोजगार देते थे। अब हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जो बात कही, मैं तो कहता हूं किसी को कोई भाषण देने की जरूरत नहीं। उनका पार्लियामेंट का भाषण एक एक घर में सुनाया जाना चाहिए, जिसको बाद में डिलीट किया गया जानबूझ करके। उससे सारी वस्तु स्थिति की जानकारी होती है। जहां जहां मोदी जी यात्रा करते थे वो अडानी जी के लिए यात्रा करते थे। बांग्लादेश है, बांग्लादेश गए, बिजली का सौदा किया। अब मजे की बात यह है कि प्लांट बना है हमारे यहां झारखंड में, बिजली जा रही है बांग्लादेश में, माल जा रहा है अडवाणी की जेब में, और झारखंड के हिस्से में बिजली का जो प्रदूषण है वो आ रहा है। एक मेगावाट की बिजली नहीं मिल रही है। तो ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने सारी बातों का लंबे चौड़े जो उनकी आदत है ना कि बातों का जमा खर्च। मेरे साथ दिक्कत यह है कि मैं लफाजी शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के पद के प्रति मेरी बड़ी गरिमा है। इसमें ऐसे महान लोग बैठे हुए हैं, ये बहुत महान पद, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जिसके प्रधानमंत्री के पद पर वो बैठे हुए हैं। तो उस पद के प्रति हम लोगों की बड़ी आस्था है। और उदाहरण के लिए मैं शैलजा जी का उदाहरण देना चाहूंगा, उनको देख के याद आ रहा है। पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे तो जेनेवा में जब पाकिस्तान को जवाब देने की स्थिति आई तो उन्होंने विपक्ष के नेता अटल बिहारी जी वाजपेयी को भेजा कि आप भारत का प्रतिनिधित्व कीजिए। ये इस तरह से तालमेल और इस तरह से सौहार्दपूर्ण वातावरण हुआ करता था। और अभी क्या स्थिति है?
अडानी जी के बारे में बात चल रही है। अब अडानी जी इतना ज्यादा कहां से कमा लिए? क्योंकि सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहे का। और जिसके असली सैया है ना, उस बेचारी को छोड़ करके रखा हुआ है। उसकी यह हालत है कि अपनी सास की अंतिम संस्कार तक में वो शामिल होने नहीं दिया गया, उसको घर से बाहर नहीं निकलने दिया गया। ये हालत थी। तो बहुत लंबा राजनीतिक जीवन है मेरा। अगर अडानी जी के बारे में, बीजेपी के बारे में बात करें तो बहुत समय लगेगा, मगर कुछ बात ऐसी है जो मैं देख रहा हूं कि लगता है ये दौर तबाही है, लगता है ये दौर तबाही है। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। दुनिया में कहीं इसकी तमसील नहीं मिलती। कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। जिसके जम्मे रक्षा का काम है वही भक्षक बना हुआ है। ये बैठा है गिरीश, अभी गिरीश देवांगन की बात कर रहा हूं। इधर एक गिरीश है, उधर दूसरा गिरीश है। वो गिरीश देवांगन बैठे हुए हैं वहां पर। गिरीश के यहां छापा पड़ा ईडी का। अच्छा, इनके पास चतुर्भुज है। ये चतुर्भुज है पूरी तरह से। जिस तरह से भूपेश बघेल चतुर्भुज है, सेवा, सत्य, अहिंसा और सद्भावना और संवेदनशीलता, वैसे ये भी पूरी तरह से चतुर्भुज हैं। तो इनके एक हाथ में सीबीआई है, एक हाथ में ईडी है, एक हाथ में इनकम टैक्स है और एक हाथ में सांप्रदायिकता है। उस शस्त्र को लेकर के भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मुकाबला करने आई है। उनको नहीं ये मालूम कि हमारे पास भी महिषासुर मर्दनी है जो उनका नाश करेगी, बैठी हुई है सामने। तो मैं गिरीश को देख रहा हूं। हम लोग चिलचिलाती धूप में ईडी के दफ्तर के सामने बैठे हुए थे। कुछ दिन पहले ही ईडी ने अपने पिता की स्मृति में करोड़ों रुपए की जमीन दान किया था। तो एक वो मंजर था जिसने अपने परिवार की करोड़ों रुपए की संपत्ति इसलिए दान कर दिया कि यहां शिक्षा का मंदिर बनाया जाए। और उस दिन ये सुबेरे से लेकर के रात तक दुष्टों के सवालों का जवाब देते हुए बैठे थे। तो दोस्तों, बहुत बुरा समय है ये कांग्रेस के ऊपर संकट नहीं है, ये कांग्रेस की जवाबदेही नहीं, ये पूरे देश के ऊपर संकट है। और इसका निवारण मैंने 77 में देखा था कि किस तरह से इंदिरा गांधी को परेशान किया गया था, किस तरह से राजीव जी जब सत्ता से हटे तो उनको परेशान किया गया था। और हर बार कांग्रेस का कार्यकर्ता उठ करके उनकी ताकत बन करके पूरे देश का सामने खड़ा हुआ और तामसी शक्तियों का मुकाबला किया। और जिस तरह से देश को बेचा जा रहा है, आने वाला समय ये ध्यान रखिएगा, जैसा ये काट रहे हैं ना, जैसा बो रहे हैं वैसे ही काटना पड़ेगा इन लोगों को। देश की जनता के सामने इनको जवाब देना पड़ेगा। जो लूट ले कहार दुल्हन की पालकी, नीरज की पंक्ति याद आ रही है। जो लूट ले कहार दुल्हन की पालकी, हालत यही है आज के हिंदुस्तान की। जिसको कहा गया है भैया दुल्हन को ठिकाने तक ले जाना, वही लूटे जा रहा है दुल्हन को, भारत माता को। तो दोस्तों, हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। अब तो शैलजा जी से आप निवेदन है कि वो आते रहे, लगातार हम लोगों का मनोबल बढ़ाते रहें, क्योंकि नारी शक्ति की अद्भुत महिमा होती है। 2004 में हम लोग तो सोचे नहीं थे भाई कि सरकार आएगी, शाइनिंग इंडिया चलता था। अटल जी का प्रभावशाली व्यक्तित्व, उनके प्रति हम लोगों के मन में भी सम्मान है, क्योंकि उन्होंने ही तो इनको राजधर्म की शिक्षा दिया था, वर्तमान प्रधानमंत्री को, कि इनको राजधर्म का पालन करना चाहिए। मगर उस जगदम्बा हमारे लिए, भाई भारतीय जनता पार्टी बोलेंगे, मैं देवी देवता से तुलना कर रहा हूं अपने नेताओं की, मगर एक स्वरूप के रूप में। और जब उनके हाथ में सत्ता आई तो उन्होंने लेने से मना कर दिया और एक अल्पसंख्यक सिख को भारत का प्रधानमंत्री बनाया। ये होता है त्याग। पूरे परिवार ने प्राणों की आहुति दिया, इंदिरा जी ने, राजीव जी ने, ये होता है बलिदान। तो इस बलिदान की गाथा है कांग्रेस, और आप सब सहभागी हैं उसमें। मदिरा मंत्री भी आ गए हैं, हाँ, आइए। तो अभी इनका भी तो आप सभी को आज यहाँ की उपस्थिति के लिए, और सबसे बड़ी बात, हम सबका उत्साहवर्धन करने के लिए मोहतरमा हम सब की आदरणीय शैलजा जी उपस्थित हैं। शैलजा जी, आपकी उपस्थिति मात्र से कांग्रेस का कार्यकर्ता गौरवान्वित महसूस करता है। आपके परिवार की गाथा हमको मालूम है कि किस तरह से कांग्रेस के लिए आपने समर्पित किया। अरे पद तो आता जाता रहता है, मैंने बहुत पद देखे हैं, मगर जो कांग्रेस के प्रति समर्पण होता है
वो आपके परिवार में और आपके हैं। इसलिए कांग्रेस का ये कार्यकर्ता, हम जैसे कार्यकर्ता सिर्फ आपसे आशान्वित हैं कि आपके नेतृत्व में कांग्रेस फिर से यहां सरकार बनाएगी। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, जिन्होंने पूरी यही नहीं भारत की राजनीति को झकझोरने का काम किया है। यह अकेला प्रदेश है जहां 40% ज्यादा मिलता है समर्थन मूल्य से धान का मूल्य। यह अकेला प्रदेश है जहां गोबर जैसी चीज खरीदी जाती है, जहां नौजवानों से लेकर के महिलाओं के हितों की रक्षा की जाती है। तो अब उनको आपका साथ मिलेगा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को आपका साथ मिलेगा। फिर देखिए, फिर से यहां आने वाले 25 साल में कांग्रेस की सरकार रहेगी। इन्हीं शुभाकांक्षाओं के साथ आप आती रही, हमारा मार्गदर्शन करती रही, हमको हतोत्साहित न होने दें, पूरी तरह से प्रोत्साहित करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अच्छा भाई, मैं विराम, क्योंकि अभी बाबा भी बैठे हैं, महाराज टीएस सिंहदेव जी, और बताया ना कि शराब मतलब मदिरा मंत्री भी तशरीफ फरमा हुए हैं, और भी लोग हैं, और चंदन जी के बाद में तो खैर माहौल दूसरा ही हो गया था। तो इन्हीं शब्दों के साथ में चलो। धन्यवाद आदरणीय चाचा। हम लोगों ने एनएसयूआई से लेकर आज तक आपके ओजस्वी भाषण को सुना है और कांग्रेस व जन यहाँ पर बहुत ऊर्जावान महसूस करते हैं आपके भाषण के बाद। मैं बहुत ही सम्मान के साथ हमारे वरिष्ठ नेता छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री आदरणीय टीएस सिंहदेव जी से निवेदन करूंगा कि हम लोगों को संबोधित करें। आप सभी को प्रणाम, जोहार। मंच में उपस्थित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ओर से छत्तीसगढ़ प्रभारी मारी सैलजा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्ष भाई मोहन मरकाम जी, एआईसीसी सचिव सम्मानीय चंदन यादव जी, मंच पे उपस्थित सभी वरिष्ठ जन, सभी को नाम लिए बिना मैं एक साथ सबका संबोधन कर रहा हूं, क्षमा करेंगे। उपस्थित कांग्रेस के विभिन्न जिलों से आए पदाधिकारी, आज राहुल जी को विदेश में लोगों ने बुलाया और वहां जिन बातों को राहुल जी रख रहे हैं, देश की वर्तमान स्थिति का आप आकलन करें कि देश में कही हुई बातें हम तक पहुंचने नहीं दी जाती। देश के प्रजातंत्र के मंदिर में कही हुई बातें, जिनको कहने का विशेष अधिकार सदन के प्रतिनिधियों को रहता है, चुने हुए प्रतिनिधियों को रहता है, उनकी बातें वर्तमान प्रजातांत्रिक तथा कथित प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत विलोपित कर दी जाती हैं। हम सुन नहीं पाते पूरी तरह से। आज देश की दुर्भाग्यजनक स्थिति ऐसी है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था की स्थिति ऐसी है कि हमारे नेता आमंत्रण पर विदेश में जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी मंच पे आगमन हो गया है, उनको भी प्रणाम, जोहार। जिस बात को मैं कह रहा था कि आज हमारे देश के हालात ऐसे हैं कि हमारी राय देश के बाहर अगर प्रकट होती है तो वो हम तक पहुंचती है, लेकिन हमारी बातें हमारे वरिष्ठतम नेता देश में कहते हैं, जहां उनका अधिकार है कहने का, जहां सदियों तक वो कही गई बातें पार्लियामेंट में आने वाली पीढ़ियों के लिए
अंकित हो जाती हैं, रिकॉर्ड में आ जाती हैं, वहां उन्हें विलोपित कर दिया जा रहा है। और विलोपित किस बात को किया जा रहा है? एक औद्योगिक घराना है, अदानी जिनका नाम है, एक कंपनी जिसका नाम है अदानी, उनके बारे में राहुल जी ने कुछ बातों को उठाया, तो सारी बातें आने वाली पीढ़ियों के जानकारी के लिए जो पार्लियामेंट में अंकित होती, उसे हटा दिया जा रहा है और लोग कह रहे हैं कि प्रजातंत्र जीवित है। किस प्रकार के प्रजातांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित किया जा रहा है, उसका ज्वलंतम उदाहरण देश के सबसे बड़ी विपक्षीय दल के वरिष्ठतम नेताओं में हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल जी की बात को भी विलोपित कर दिया जाता है। राहुल जी ने क्या कहा था? देश का एक व्यक्ति है, उद्योगपति है, वो एक तरह से नाम कमा रहा है, देश का भी नाम जुड़ता है कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में उनका नाम आ जाता है, दूसरे नंबर में नाम आ जाता है। पहले चौथे पे था, 50वें पे था, बढ़ते बढ़ते दूसरों पे आ जाता है, दूसरे नंबर पे आ जाता है। तो दूसरे नंबर पे आता है तो हम सबको लगेगा कि भाई ये तो ठीक है, लेकिन राहुल जी ने किस बात को उठाया, जिसके बारे में राजेंद्र जी भी अभी कह रहे थे? ये कंपनी की सच्चाई क्या है? ये कंपनी हमारे देश का नाम कर रही है कि हमको पूरे विश्व में बदनाम कर रही है। इनका शेयर आज से 30 साल पहले लगभग 140 रुपया हुआ करता था। इनके कंपनी का शेयर लगभग 140 रुपए का हुआ करता था। कुछ साल पहले धीरे धीरे ये बढ़ा, 140 से 170 हुआ, 170 से 200 पार किया, 200 से पार के 300 पार किया, और 2-1 साल पहले ये 400 कुछ पे पहुंच गया, 144 से 400 पे। राहुल जी का प्रश्न क्या है? 400 की बात नहीं है। राहुल जी कह रहे हैं ये कंपनी जिसके साथ देश का भी नाम जुड़ा हुआ है, जिसको दुनिया के सबसे अमीर लोगों में दूसरे नंबर पे गिना जा रहा है, इनके कंपनी का शेयर 2-3 सालों के अंदर 400 रुपए से 3,400 रुपए कैसे हो गया? 3 साल के अंदर आपने कभी नहीं सुना होगा दुनिया में किसी भी कंपनी के साथ, आज तक ऐसा नहीं हुआ है, ना हो सकता है कि 3 साल के अंदर किसी कंपनी का शेयर लगभग 9 से 10 गुना बढ़ जाए। इसके पीछे खेल क्या है? इसके पीछे हो क्या रहा है? उस बाबत राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में बात उठाई और पार्लियामेंट से वो बातें, उनकी बातों को विलोपित करा दिया गया, कर नहीं दिया गया, करा दिया गया। ये खतरा है भारत के लोकतंत्र के ऊपर आज कि आप अगर किसी कंपनी के सच्चाई के बारे में जानना चाहेंगे, आप उतने अमीर हो गए, ठीक है, लेकिन कैसे हुए? 1 नंबर से हो रहे हैं कि 2 नंबर से हो रहे हैं? ये शेल कंपनियों में क्या होता है? मैं किसी शेल कंपनी को खरीदता हूं, हमारे यहां जो व्यापार की व्यवस्था बनी हुई है सेबी इत्यादि के माध्यम से, उसमें कोई भी एक प्रमोटर एक निश्चित प्रतिशत ही शेयर रख सकता है। मान लीजिए वो 75% है। अब मैं पूरा कब्जा करना चाहता हूं किस कंपनी के ऊपर जो 400 से 4,000 की तरफ जा रही है, इतना सारा धन उसके साथ जुड़ गया है, मेरे को पूरी कंपनी पे कब्जा करना है, लेकिन सेबी के नियम कहते हैं कि इससे ज्यादा शेयर आप नहीं ले सकते हो। तो राहुल जी ने क्या पूछा? भाई ये शेल कंपनियों के बारे में तो बताओ कि नाम किसी और का है, लेकिन वास्तव में पैसा किसी और का लगा हुआ है, और ये जो 75% की सीमा है उसको तोड़ने का तरीका जो कंपनी उठा रही है वो बाजार में टिक नहीं पाएगी, और जब वो गिरेगी तो उसके साथ पूरे देश का नाम दुनिया में गिरेगा।
इस बात को राहुल गांधी जी उठा रहे हैं और उनकी बातों को विलोपित करवा दिया जा रहा है। ये परिस्थितियां हैं। अदानी कंपनी का छोटा सा परिचय मेरा भी है, क्योंकि उनकी एक कंपनी को ठेका संयोग से मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में मिला हुआ है। वो कोयले का उत्खनन का काम राजस्थान में विद्युत कंपनी को पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, तथाकथित रूप से वो कर रहे हैं। क्या हो रहा है अंदर, ये और बात है, कभी मौका लगेगा तो उसकी भी चर्चा हो सकती है। लेकिन वहां ये क्या कर रहे हैं, इनके काम करने का तरीका देखिए। पूरा गांव कहता है कि हमारे बिना दस्तखत के ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित करवा लिया गया और इस कंपनी को काम करने के लिए और कोयला खदान दे दिए गए। पूरा का पूरा गांव कह रहा है, मेरी विधानसभा का। मेरे को वहां 20 वोट मिलते हैं, उस गांव में मेरे को 20 वोट मिलते हैं। वहां गोंडवाना पार्टी का मामला है, उनको ज्यादा वोट मिलते हैं, छोटा पोलिंग है, तो कोई पार्टी बंदी की बात भी नहीं है। लेकिन पूरा गांव 95% कह रहा है कि जिस ग्राम सभा को कराया गया, उस ग्राम सभा में जिन लोगों के दस्तखत हैं, कम से कम 30 ऐसे लोग हैं जो उस समय मर चुके थे, फिर भी उनके दस्तखत हैं। इस तरीके से अगर कोई काम करना चाहेगी कंपनी, तो देश की तरक्की नहीं कर सकती। 2 दिन का आप नाम कमा सकते हो, वरना पूरे व्यवस्था को और देश के नाम को आप मिट्टी में मिलाने का काम करोगे। तो ये छोटा मैंने एक अनुभव बताया, और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने जब बात आया तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि गांव वाले नहीं चाहेंगे तो एक डगाल पेड़ क्या, एक डगाल तक वहां का नहीं कटेगा। ये अंतर है दृष्टिकोण का, ये अंतर है कांग्रेस पार्टी की सोच का, ये अंतर है काम करने के तरीके का। समय कम है, 1 बजे हमको धरने पे जाना है। कहने को बहुत सारी बातें हैं, फिर मौका आएगा तो फिर और बातों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आज देश को बचाने की जवाबदारी आप हम सबके ऊपर है। देश में प्रजातंत्र को सही राह में रखने की जवाबदारी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय सोनिया जी के, राहुल जी के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हमारे महामंत्री, प्रभारी महामंत्री आदरणीय कुमारी शैलजा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई मोहन मरकाम जी, आदरणीय महाराज साहब, आदरणीय चंदन भाई, आदरणीय बड़े भैया धनेश साहू जी, अमतेज भैया, कवासी लखमा, राजेंद्र भैया और शुक्ला जी, गुरमुख भैया, उधर बगल में कौन है? नहीं, गुरमुख भैया मोहन भैया के बीच में, आज जहांगीर जी, विजय जहांगीर जी, वो दोनों के बीच में नहीं दिख रहा था। आदरणीय चुन्नी भाई, आदरणीय देवांगन जी, छायाबान, मंच में उपस्थित सभी साथीगण, उपस्थित हमारे कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और पत्रकार साथियों, जिस मुद्दों को लेकर पूरे देश में उबाल है, आप सब जानते हैं। अडानी जी 609 नंबर में थे, लोकसभा में आदरणीय राहुल जी ने भाषण दिया था, याद होगा आपको। कुछ दिनों में, कुछ महीनों में वो दुनिया के दूसरे नंबर के बड़े पैसे वाले हो गए थे। बड़े बढ़ चढ़कर मीडिया में सारी बातें आती रही, लेकिन एक पेपर क्या प्रकाशित हुआ, वो हिडनबर्ग, उसके पहले तक हम लोग नहीं जानते थे। महाराज जानते रहेंगे, हम लोग तो नहीं जानते थे हिडनबर्ग क्या है। लेकिन जैसे वो पेपर निकला, जितना शेयर मार्केट है वो धड़ाम 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 गिरते जा रहा था। 2-2 बार बंद करना पड़ा, दूसरे दिन खुला, फिर बंद करना पड़ा। वो 20,000 करोड़ के क्या एपीओ लाए थे, उसको वापस लेना पड़ा। उस पेपर में ऐसा क्या था कि पूरे दुनिया में जो दूसरे नंबर का बड़ा
पैसे वाला था, वो गिरते गिरते फिर 6वें नंबर में, 9वें नंबर में, 12वें नंबर में, 20वें नंबर में, 29वें नंबर में, अब कोई कितना नंबर में है कोई पूछता भी नहीं। ऐसा क्या है वो पेपर में कि उसके प्रकाशित होते ही जैसे ताश का जो महल बनाते ना ताश का, और नीचे के एक पत्ता खींच लो तो पूरा महल धड़धड़ा के गिर जाता है, वैसी स्थिति इसकी रही है। इसका मतलब यही है कि आप दुनिया भर में सारी गड़बड़ियां किए और गड़बड़ी करके आप पैसा अर्जित किए, दुनिया को सब जुबाग दिखाते रहे, शेयर धारकों के साथ धोखाधड़ी करते रहे, सरकार के साथ भी। बात यह है कि किसी का पैसा ले लिया, हमको क्या करना, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन बात जब आपके LIC के हो, आपके बैंकों का हो, जिसमें आपका पैसा लगा हो, जिसमें सरकारी कर्मचारी का पैसा लगा हो, जिसमें आम जनता अपने पैसा लगाया हो, उसमें जब हजारों करोड़ रुपया उसमें दे रहे हैं, और जब धड़ाम धड़ाम गिर रहा है मार्केट, तब भी पैसा दे रहे हैं उसको, तो किसके इशारे पे दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं? जो जहाज डूबने वाला है उससे तो भाई सबसे पहले चूहा भागता है, फिर इंसान धीरे धीरे निकलते हैं, लेकिन इसमें कूदने वाले, उसमें और डालने वाले कौन हैं? सवाल इस बात का है। तो इसी बात को लेकर देश जानना चाहता है कि राहुल जी के और खड़गे साहब के दोनों के भाषण को क्यों विलोपित किया गया और इसकी जांच क्यों नहीं होती। यहां तो स्थिति ये है कि हमारे विनोद तिवारी कहां है, दाढ़ी वाला? हाँ, वो किराए के मकान में रहने वाले के यहां ईडी छापा मार लेता है। किराए के मकान में रहता है, उसके घर में ईडी चले जाएंगे, गिरीश देवांगन के घर चले जाएंगे, लेकिन जहां हजारों लाखों करोड़ रुपया जहां डूब गया, वहां सरकारी एजेंसी नहीं जाएगी। क्यों नहीं जा रही है? और यही बात तो राहुल जी कह रहे हैं, ये जितने भी संस्थाएं हैं उसको कब्जे में कर लिया गया है, उसको बांध के रख लिए हैं, और जैसे जैसे वो निर्देश करते हैं वैसी कार्रवाई वो लोग करते हैं। तो आज आवश्यकता इस बात का है, देश का पैसा डूबा है, बैंकों का पैसा डूबा है, LIC का पैसा फंसा हुआ है, तो क्यों इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? और इसी बात को लेकर आज ये धरना प्रदर्शन किया गया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, चूंकि समय हो चुका है, राज्यपाल को जो समय दिए थे अब वो भी समय निकलते जा रहा है, विधानसभा सत्र भी चल रहा है, और इसलिए मैं आप सब बड़ी संख्या में भरी दोपहरी में यहाँ एकत्रित हुए, आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद भैया। मैं बहुत ही सम्मान के साथ हमारी राष्ट्रीय महामंत्री और हमारे प्रदेश की प्रभारी आदरणीय शैलजा दीदी से निवेदन करूंगा कि हम लोगों को मार्गदर्शन दें, अपना उद्बोधन दें, आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय शैलजा दीदी। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, PCC अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम जी, वरिष्ठ मंत्री श्री TS सिंहदेव जी, श्री कवासी लखमा जी, हमारे अन्य सभी साथीगण, मंचासीन सभी साथी, हमारे सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी साहिबान, जिला अध्यक्ष श्री गिरीश दुबे जी, और यहाँ उपस्थित मेरे सभी साथियों, मीडिया के हमारे साथीगण,
साथियों, मुझसे पहले वक्ताओं ने बहुत डिटेल में आपको आज के मुद्दे के बारे में बताया। हम पूरे देश में आज इस तरह का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरत पड़ी? साथियों, आप देख रहे हैं कि देश में विदेश में भारत का सर नीचा हुआ है। कहा जाता था कि हमारे देश के एक व्यक्ति अडानी जी दुनिया में दूसरे नंबर के अमीर हैं। उसी समय सबको लगा कि दाल में कुछ काला है। क्या कारण है कि थोड़े से समय में कहां से कहां पहुंच गए, कैसे पहुंच गए? सारी बातें आपके सामने रखी। बहुत डिटेल में राजेंद्र जी ने, सिंहदेव जी ने आपके सामने ये बातें रखी। मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन हमारा सवाल एक है कि जो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने सवाल पूछे हैं, कांग्रेस पार्टी प्रतिदिन सवाल पूछ रही है हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से, एक भी सवाल का जवाब नहीं आया। हमारे अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष माननीय खारगे जी ने राज्यसभा में सवाल उठाए, उन्होंने सवाल पूछे, एक भी सवाल का जवाब नहीं आया। उल्टा जो कहते हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। साथियों, कहना नहीं चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से हमारे नेताओं के वक्तव्यों को एक्सपंज किया गया संसद की कार्रवाई से, साथियों, ये लोकतंत्र नहीं है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये अघोषित इमरजेंसी देश में चल रही है। चाहे मीडिया हो, मीडिया की आवाज को दबाया जाता है, चाहे विपक्ष हो, विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है, और लोकतंत्र के लिए केवल एक व्यक्ति, एक पार्टी खड़ी है, वो है राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी। साथियों, राहुल गांधी जी ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया है। उन्होंने पैदल चलकर दिखाया कि कांग्रेस पार्टी कैसे देश को एक समझती है। यहाँ पर जो सरकार की गलत बातें हैं, उनको हम कैसे उठा सकते हैं, लेकिन ये सरकार इन बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकती है, क्योंकि लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं है। साथियों, जिस अडानी ग्रुप पर सीबीआई जाना चाहिए थी, ईडी जाना चाहिए था, सेबी की इंक्वायरी होनी चाहिए थी, वो कुछ नहीं हुआ। उस पर पर्दा डाला गया और आम लोगों की जो अपनी जीविका से अपने पैसे एलआईसी में डालते हैं, स्टेट बैंक में डालते हैं, उनके इन सेविंग्स के साथ, उनकी इस बचत की पूंजी के साथ खिलवाड़ किया गया। लाखों करोड़ों रुपया इन्हें दिया गया, लोन दिया गया, आज लोगों का पैसा डूब रहा है। इसका जवाब कहां से आएगा? हमारी केवल एक मांग है, कांग्रेस पार्टी की केवल एक मांग है कि इस पूरे प्रकरण पर जेपीसी बैठाई जाए। जेपीसी हम क्यों मांग करते हैं? राहुल गांधी जी क्यों मांग रहे हैं? खारगे जी क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि जेपीसी केवल एक ऐसी इंक्वायरी है जो इसकी हर परत को हटा सकती है, किसी को भी वो सवाल जवाब के लिए बुला सकती है। शायद इसी बात से माननीय प्रधानमंत्री जी या जो सत्तासीन लोग हैं वो डर रहे हैं कि सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन साथियों, लोकतंत्र को बचाने के लिए सच्चाई सामने लानी पड़ेगी, और कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के ये सिपाही, चाहे संसद हो चाहे सड़क पर हो, हम सच्चाई के लिए, हम लोकतंत्र के लिए संघर्ष करते रहे हैं और हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज आप लोग इतनी संख्या में यहाँ पर आए हैं सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए, मैं आप सबके शुक्रगुजार हूँ। और हमारी सरकार जो यहाँ पर
एक बेहतरीन काम कर रही है। शायद इसी बात से सीबीआई, ईडी, आईटी जहां जाना चाहिए थी, क्या हुआ बंदरगाहों का, जहां पर हजारों करोड़ों रुपए के ड्रग्स पाए गए। आज तक उस इंक्वायरी का कुछ नहीं हुआ और यहाँ पर ईडी, आईटी, सीबीआई सबको यहाँ पर छोड़ा गया है। शायद इन्हें लग रहा है कि यहाँ की जो सफलता है, लोकतंत्र की सफलता है, हमारी सरकार की सफलता है, उससे शायद ये घबरा गए हैं, डर गए हैं, बौखला गए हैं। लेकिन साथियों, आपने ये तिरंगा उठाया हुआ है, इसको हम नीचा नहीं होने देंगे और आने वाले समय हम दिखा देंगे कि लोकतंत्र यहाँ पर जिंदा है, छत्तीसगढ़ में जिंदा है और कांग्रेस पार्टी मजबूत है। हम दोबारा सच्चाई की लड़ाई लड़ेंगे, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ेंगे और यहाँ पर फिर से सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आदरणीय दीदी। और मैं हमारे बीच में हमारे विधायक आदरणीय विकास उपाध्याय जी भी उपस्थित हैं, उनका स्वागत करता हूं। और आदरणीय राजेश तिवारी जी और विनोद वर्मा जी भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और अगले वक्ता के रूप में हम हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी से निवेदन करते हैं कि वो अपना उद्बोधन दें। बोलो भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, कांग्रेस पार्टी। साथियों, केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार के विरुद्ध आज पूरे देश भर में राजभवन घेराव है। हम लोग इस सभा के बाद राजभवन शांतिपूर्ण हम लोग जाएंगे और फिर राजभवन घेराव करेंगे और हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। इस धरना प्रदर्शन में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय प्रभारी, हम सबके मार्गदर्शक, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कुमारी शैलजा मेम जी, छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल साहब, मंत्रिमंडल के सम्मानीय सदस्य आदरणीय टी.एस. सिंहदेव साहब, आदरणीय कवासी लखमा साहब, आदरणीय एआईसीसी सचिव डॉक्टर चंदन यादव साहब, आदरणीय विनोद जहांगीर जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व पीसीसी अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र साहू जी, अमितेश शुक्ला जी, आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी, गुरुमुख सिंह होरा जी, आदरणीय मंच और प्रदेश से कोने कोने से आए हुए सभी कांग्रेस जन और मीडिया के साथियों, मोदी जी कहते हैं, अपने भाषणों में कहते हैं देश बदल रहा है, मगर हकीकत साथियों देश बिक रहा है। आपने देखा होगा एलआईसी, बीएसएनएल, भारत पेट्रोलियम, एयरपोर्ट से लेकर सभी बिक रहे हैं। कहीं ना कहीं आज जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार करनी और कथनी में है, चाय बेचते बेचते देश को बिकने के कगार पर है। मोदी जी कहते हैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, खुद भी खा रहे हैं और अपने मित्रों को भी खिला रहे हैं। आज कहीं ना कहीं वो लड़ाई है जो हमारे नेताओं ने, हमारी सरकारों ने जो परिसंपत्तियां देश में बनाई है, उन परिसंपत्तियों को बेचने का काम मोदी जी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और डॉक्टर चंदन यादव जी कह रहे थे 2014 तक अडानी की जो विश्व के 609 नंबर में थे, अचानक दूसरे नंबर में कैसे हो गए, ये देखने वाली बात है। साथियों, बर्बाद गुलिस्ता करने को तो एक उल्लू काफी था, हर साख में उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता का क्या होगा, इस देश का क्या होगा। साथियों, आज देश में ऐसे लोग जो बैठे हैं देश को बेचने के कगार पर है। मोदी जी के राज में गौतम अडानी की संपत्ति 609 से दूसरे नंबर पर आती है। इस रिश्ते को क्या कहते हैं साथियों, आप सबको बताना पड़ेगा। साथियों, हमने महामहिम राज्यपाल महोदय का जो भाषण, जो ज्ञापन हम सौंपने जा रहे हैं, माननीय श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी, महामहिम राज्यपाल, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर। विषय अडानी समूह की ओर से शेयर बाजार में की गई धोखाधड़ी व गड़बड़ियों की जांच की
मांग व LIC स्टेट बैंक की पूंजी अडानी की कंपनियों में लगाए जाने का विरोध। महामहिम राज्यपाल जी, अमेरिका की शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह पर शेयर बाजार में हेर फेर करने और हिसाब किताब में धोखाधड़ी जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। यह रिपोर्ट इतनी गंभीर थी कि शेयर बाजार में अडानी समूह की कंपनियों का भारी भरकम अवमूल्यन हो गया। इसके बाद अमेरिकी कंपनी फोर्स ने भी समूह पर कई गंभीर आरोप लगाए। भारतीय शेयर बाजार में मची खलबली से निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए हैं। महोदय, अत्यंत चिंता का विषय है कि निवेशकों के अलावा उन कंपनियों के पैसे भी डूबे हैं जिन्होंने अडानी समूह की कंपनियों में निवेश किया था। इनमें LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी शामिल है। बाजार की रिपोर्ट बता रही है कि इन दोनों संस्थानों भी भारी नुकसान हुआ है। जाहिर है यह भारत के मध्यम और गरीब वर्ग के लोगों का सीधा नुकसान है। कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी के ने संसद के दोनों सदनों में अडानी समूह को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। श्री राहुल जी ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सीधे सवाल पूछे हैं कि भारत सरकार क्यों अडानी पर इतनी मेहरबान है, लेकिन उन्होंने चुप्पी साध रखी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जांच करवाने की स्वीकृति देते हुए एक समिति का गठन किया है, लेकिन उसकी जांच का दायरा अत्यंत सीमित है। हम आपके माध्यम से भारत सरकार से अडानी समूह के घोटाले की संयुक्त संसदीय समिति JPC से जांच की मांग करते हैं। हम यह भी मांग करते हैं भारतीय नागरिकों के हित में LIC और स्टेट बैंक का जो निवेश अडानी समूह के कंपनियों में है उसे वापस लिया जाए। ये देश की जनता की गाड़ी कमाई की पैसा कैसे सुरक्षित हो। कांग्रेस पार्टी देश के 140 करोड़ जनता की लड़ाई लड़ रही है। साथियों, आज संविधान निर्माता पूज्य बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के में हम लोग माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। साथियों, आप सबको महामहिम राज्यपाल के पास जाना है। आप सबका, प्रदेश के कोने कोने से आए सभी साथियों का छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हुए मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। वरिष्ठ नेताओं से निवेदन करूंगा कि अंबेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करें और इस सभा के समापन के पूर्व आभार व्यक्त और धन्यवाद के ज्ञापन के लिए मैं शिक्षा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चौलेश्वर चंद्राकर जी से निवेदन करूंगा कि वह आभार व्यक्त करके सभा का समापन करें। राजभवन मार्ग के घेराव में कोने कोने से पधारे समस्त कांग्रेस जनों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और आप लोगों ने आज इस कार्यक्रम को सफल बनाया, उसके लिए दिल से आभार। और दूर दराज से जितने हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, तमाम पदाधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक जनता ने सभी नेता प्रदेश के अध्यक्षों का, पदाधिकारियों का दिल से धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आपका नाम है
जाएंगे आप सभी से निवेदन है माननीय राज्यपाल के यहाँ चलते हैं हम ज्ञापन के लिए। छत्तीसगढ़ के प्रभारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित सदस्य मोहन मरकाम जी और माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी एवं जम्मू कांग्रेस के संगठन जम्मू कार्यकर्ता के नेतृत्व में आज राज्यपाल के यहाँ छत्तीसगढ़ के आरक्षण संबंधित एवं विभिन्न समस्या से चर्चा के लिए प्रस्थान किया जा रहा है। आप सभी कार्यकर्ता का हार्दिक स्वागत अभिनंदन।
वहाँ के को वो अब मना कर रहे हैं, बाकी कैमरामैन को बताने को बोल नहीं 1 बजे का टाइम था, लेट हो गई। हाँ इसीलिए जानते नहीं थोड़ा कुछ सत्यापन करने जाएंगे ना एक ना ठीक है। हाँ सामने से कैमरा सामने से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, क्या उम्मीद है? हम उम्मीदों पर टिके हैं और मुझे लगता है मोदी जी के फैसले पूरी जगह कर ही रहेंगे। क्या किन नीतियों पर विरोध कर रहे हैं? देखिए केंद्र में जो मौका प्रस्त जो नीति बनाई है मोदी जी को, हम जो हमारी उसका हम विरोध करते हैं। तो ये पीसीसी चीफ यहाँ परमार से जुड़े थे और यहाँ पर से जो राजभवन जो है कांग्रेस के जो फिर हम डेलीगेट नियुक्त जाएंगे। देखा जा सकता है पूर्व मंत्री होंगे और जो तमाम पीसीसी चीफ मोहन मरकाम कांग्रेस के जो नेता है उनको वितर देते हैं। डेलीगेट जो है हमारे दिशा कांग्रेस के चौदह होने ज्यादा 14 3 और महामंत्री